आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी में उतर रहे हैं जहां की विरासत उसकी जमीन के नीचे दबे खनिजों से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं पुरानी है। ये कहानी है झारखंड की, अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक सदियों से चल रहे संघर्ष की। बिल्कुल। और हमारे स्रोत जो कहानी बताते हैं उसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये संघर्ष कोई नया नहीं है। ये जल, जंगल, जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने की एक अटूट इच्छा है जो हजारों साल से इस भूमि की चेतना का हिस्सा रही है। हम्म। सवाल ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जो कभी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र समाजों का घर था, वो बाहरी ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्ष की स्थिति में आखिर पहुंचा कैसे? तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। जब हम झारखंड के इतिहास की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद पिछले 200-300 साल का संघर्ष आता है। जी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें तो पाषाण काल तक जाती हैं। क्या ये सच है कि यहाँ 9000 ईसा पूर्व के भी सबूत मिले हैं? ये बिल्कुल सच है। यहाँ मध्य पाषाण काल की बस्तियां मिली हैं जो ये दिखाती हैं कि ये इलाका हमेशा से बसा हुआ था। लेकिन असली कहानी जो हमारे स्रोतों में उभर कर आती है वो है यहाँ के प्राचीन समुदायों की तकनीकी कुशलता की। अच्छा। हाँ, लगभग 3000 ईसा पूर्व में जब दुनिया के कई हिस्से अभी धातु से अनजान थे, यहाँ असुर जनजाति जैसे समुदाय लोहा गलाने में माहिर थे। लोहा गलाने में 3000 ईसा पूर्व में? जी, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये कोई पिछड़े हुए कबीले नहीं थे, बल्कि एक तकनीकी रूप से उन्नत समाज था। ठीक यही बात है। वो सिर्फ धातु वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि उनकी सामाजिक संरचना भी बहुत उन्नत थी। ये शुरुआती समाज यूँ समझिए कि गणराज्य या कबीलाई स्वशासन की धारणा पर चलते थे। मतलब कोई राजा या बाहरी नियंत्रण नहीं। कोई बाहरी नियंत्रण नहीं, फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की जो मांग हम आज सुनते हैं, उसकी नींव असल में यहीं से पड़ती है। ये उनकी पहचान का मूल हिस्सा था। तो एक तरफ ये आत्मनिर्भर समाज अपनी शर्तों पे जी रहे थे, लेकिन ये स्थिति हमेशा तो एक जैसी नहीं रही होगी। बाहरी शक्तियों के आने से पहले क्या हुआ? बाहरी शक्तियों से पहले यहाँ स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। जैसे 7वीं शताब्दी में नागवंशी राजवंश की स्थापना हुई। उन्होंने इस क्षेत्र में एक व्यवस्थित शासन की नींव रखी, जो 10वीं शताब्दी तक काफी मजबूत हो चुका था। और हमारे स्रोतों में इनकी एक प्रशासनिक प्रणाली का जिक्र है, खुंडकट्टी प्रणाली। ये क्या थी? सुनने में तो बहुत जटिल लगती है। असल में इसका सिद्धांत बहुत सरल और गहरा था। खुंडकट्टी का सीधा सा मतलब था, जिस वंश या परिवार ने जंगल साफ करके जमीन को खेती लायक बनाया, वो जमीन उस पूरे वंश की सामूहिक संपत्ति होती थी। अच्छा, किसी एक व्यक्ति की नहीं? किसी एक व्यक्ति की नहीं। ये जमीन पर किसी की निजी मिल्कियत का कॉन्सेप्ट नहीं था जो बाद में अंग्रेज लेकर आए। ये एक सामुदायिक अधिकार था और यही उनकी सामाजिक व्यवस्था का आधार था। समझ गया। तो जमीन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की थी। ये तो आज के मॉडल से बिल्कुल अलग है। फिर इस तस्वीर में मुगल कैसे आए? उन्होंने इस व्यवस्था को कैसे बदला? मुगल काल इस स्वायत्तता के लिए पहली बड़ी चुनौती बनकर आया। दिल्ली में बैठे मुगल शासकों की नजर इस क्षेत्र पर पड़ी, जिसे वो कुकरा कहते थे। और खासकर यहाँ की खनिज संपदा पर। हाँ, जिसमें हीरे भी शामिल थे। यहीं पर हमारे स्रोतों में एक घटना का जिक्र है जो इस बदलाव को साफ दिखाती है। 1615 में नागवंशी राजा दुर्जनसाल के साथ कुछ हुआ था, है ना? हाँ, और वो एक निर्णायक मोड़ था। मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा दुर्जनसाल को बंदी बना लिया और ग्वालियर के किले में 12 साल तक कैद रखा। 12 साल? जी, और उन्हें रिहा करने की एक शर्त रखी गई कि वे 6000 रुपए का सालाना कर यानी टैक्स देंगे। 12 साल की कैद और फिर टैक्स की शर्त, ये तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जो शासक कल तक अपने क्षेत्र के संप्रभु राजा थे, वो अब दिल्ली सल्तनत के करदाता जागीरदार बन गए। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जब बाहरी ताकतें इस इलाके को सिर्फ एक खजाने की तरह देखने लगी, जिसे बस लूटा जा सकता था। आर्थिक शोषण का दरवाजा खुल चुका था। और अगर मुगलों ने बाहरी हस्तक्षेप का दरवाजा सिर्फ खोला था, तो लगता है अंग्रेजों ने उसे तोड़कर अंदर घुसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ आना एक काला अध्याय क्यों माना जाता है? क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप मुगलों से कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं विनाशकारी था। उन्होंने सिर्फ टैक्स नहीं वसूला, उन्होंने यहाँ की सदियों पुरानी व्यवस्था की आत्मा पर हमला किया। आत्मा पर
मतलब उन्होंने खुनकट्टी जैसी सामूहिक भूमि स्वामित्व की प्रणालियों को खत्म कर दिया और निजी संपत्ति का कानून लागू कर दिया। जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे आदिवासियों का उन पर पारंपरिक अधिकार छीन लिया गया। यानी उनकी जल, जंगल, जमीन तीनों पर एक साथ हमला हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा था हिंसक प्रतिरोध की एक पूरी सदी। ये कोई एक दो विद्रोह नहीं थे, बल्कि विद्रोहों की एक लंबी न रुकने वाली श्रृंखला थी। जैसे 1767 के चुआड़ विद्रोह से शुरू होकर 1780 में तिलका मांझी का विद्रोह, फिर 1832 का बड़ा कोल विद्रोह और 1855 का संथाल हूल। ये सब अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने की जंग थी। इन सभी विद्रोहों में एक शब्द बार बार आता है, दिकू। इसका मतलब सिर्फ बाहरी तो नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब बहुत खास है। दिकू हर बाहरी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। ये शब्द उन बाहरी लोगों के लिए था जो शोषक थे। शोषक मतलब? अंग्रेज अफसर, जमींदार। हाँ, अंग्रेज अफसर, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार। ये वो लोग थे जो उनकी जमीनें हड़प रहे थे, उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहे थे और उनकी पारंपरिक न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये लड़ाई दीकों के इसी शोषण के खिलाफ थी। और इसी प्रतिरोध की आग से एक ऐसी चिंगारी निकली जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, बिरसा मुंडा। उनका उलगुलान सिर्फ एक और विद्रोह तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो 1895 से 1900 तक चला, वो एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन था। अच्छा। उन्होंने खुद को धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता घोषित किया और एक नए धर्म बिरसाइत की भी शुरुआत की। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था? नहीं, उनका लक्ष्य था एक ऐसा समाज बनाना जो शोषण से मुक्त हो, जहां उनके अपने नियम और कानून हो। और उनका नारा तो आज भी गूंजता है, अबवा दिशुम अबवा राज। हमारा देश, हमारा शासन। ये दो शब्द झारखंड की स्वायत्तता की मांग का सार हैं। ये पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया और महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जेल में शहीद हो गए। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी झारखंड की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। भविष्य के सभी आंदोलनों ने उन्हीं से प्रेरणा ली। तो 20वीं सदी में यह लड़ाई एक तरह से बंदूकों और तीरों से निकलकर कागज और कलम पर आ गई। मतलब सशस्त्र विद्रोह ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। अलग राज्य की मांग कोई अचानक नहीं उठी। इसकी पहली संगठित राजनीतिक आवाज हमें 1928 में सुनाई देती है। 1928 में? हाँ, जब उन्नति समाज नाम के एक संगठन ने भारत आय साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने पहली बार आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग रखी थी। और फिर 70 के दशक में इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई, है ना? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू जैसे संगठनों ने क्या भूमिका निभाई? इन संगठनों ने इस आंदोलन को कुछ पढ़े लिखे लोगों की मांग से निकालकर एक जन आंदोलन बना दिया। अच्छा। जेएमएम ने आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों तरह के शोषित लोगों को एक साथ जोड़ा, जबकि एजेएसयू ने छात्रों और युवाओं को लामबंद किया। उन्होंने हड़तालों, प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के जरिए अलग राज्यों की मांग को राष्ट्रीय पटल पर ला खड़ा किया। तो दशकों के इस लगातार संघर्ष का नतीजा आखिरकार निकला। 1994 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद बनी और फिर 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। हाँ, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। एक लंबा सपना पूरा हुआ। हाँ, एक सपना पूरा तो हुआ, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया और शायद ज्यादा जटिल अध्याय शुरू होता है। मतलब राज्य तो बन गया, लेकिन क्या अबुआ राज का सपना पूरा हुआ? हमारे स्रोत तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। 2000 में गठन के बाद से ही राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। 2005 से 2014 के बीच तो कई सरकारें आईं और गईं, राष्ट्रपति शासन भी लगा। बिल्कुल, और इस राजनीतिक अस्थिरता ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के लिए जमीन तैयार कर दी। और यही हम उस विरोधाभास को देखते हैं जिसे
विकास का विरोधाभास या संसाधन अभिशाप कहा जाता है। संसाधन अभिशाप मतलब संसाधन होना एक श्राप है। ये कैसे हो सकता है? झारखंड के पास तो भारत का 40% खनिज भंडार है। हाँ, उसे तो सबसे अमीर राज्यों में से एक होना चाहिए। बिल्कुल। होना तो चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक खनिज से मालामाल ये राज्य मानव विकास की सूचकांकों में सबसे नीचे है। यहाँ की गरीबी दर, शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और साक्षरता दर बहुत कम है। एक मिनट, ये आंकड़े, क्या ये सच है? मतलब देश का 40% खनिज देने वाला राज्य विकास की दौड़ में सबसे पीछे कैसे रह सकता है? यही तो संसाधन अभिशाप है। और ये सिर्फ आर्थिक बात नहीं है, ये एक वैचारिक टकराव है। वैचारिक टकराव कैसा? एक तरफ विकास का वो मॉडल है जो जमीन के नीचे दबे खजाने को निकालना चाहता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और दूसरी तरफ वो आदिवासी दर्शन है जो जमीन को, जंगल को, नदी को अपनी मां मानता है, जिसे बेचा या खोदा नहीं जा सकता। तो ये संघर्ष सिर्फ पैसे या खनिजों का नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खनिज संपदा राज्य के लोगों के लिए समृद्धि लाने के बजाय विस्थापन, प्रदूषण और संघर्ष का कारण बन गई। जल, जंगल, जमीन पर नियंत्रण की लड़ाई आज भी जारी है, लेकिन अब दुश्मन कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले संघर्ष बाहरी ताकतों, मुगलों, अंग्रेजों, दिकुओं से था। अब ये संघर्ष राज्य की अपनी आंतरिक शासन की जटिलताओं, नीतियों और भ्रष्टाचार से है। लड़ाई अब भी वही है, बस मैदान बदल गया है। तो इस पूरी कहानी का क्या मतलब निकलता है? पाषाण काल के आत्मनिर्भर समाजों से लेकर सदियों के विद्रोह, एक अलग राज्य का बनना और आज की चुनौतियों तक, ये सफर हमें क्या बताता है? ये साफ बताता है कि झारखंड के लिए स्वशासन की खोज साल 2000 में एक राज्य बनने के साथ खत्म नहीं हुई। वो तो बस एक पड़ाव था। यह एक सतत प्रक्रिया है जो अपनी जमीन, अपनी खनिज संपदा, लोगों की उम्मीदों और शासन की हकीकत के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है। तो झारखंड की कहानी से एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठता है। क्या सिर्फ एक अलग राज्य का ज्योग्राफी नक्शा बना देना ही स्वायत्तता की गारंटी है? या असली स्वायत्तता, असली अबुआ राज तब मिलता है जब वहां के लोग अपने जल, जंगल और जमीन के फैसला वाकई खुद कर सकें?